जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने हिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट किया है एनसीईआरटी के। उसमें आज जो चैप्टर है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये क्लास 8th का 8वां चैप्टर है और 6th 7th की हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास भी से शेयर कर दीजिएगा। और इस चैप्टर को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। पहले अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़ रहे थे। हमने जो पीछे चैप्टर पढ़े उसमें हमने देखा कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के नवाबों के साथ क्या हुआ, यहाँ के किसान किस तरह परेशान हुए और आदिवासियों की ज़मीनें किस प्रकार हड़पी गईं। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। इस अध्याय को मेनली स्टूडेंट्स के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा उस पर बनाया गया है। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। सांस्कृतिक मिशन यानी ईसाई धर्म का प्रचार। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं को बदलना है। अंग्रेज भारत के देसी समाज को सभ्य बनाना चाहते थे और उनके रीति रिवाजों और मूल्यों को बदलना चाहते थे। यह अंग्रेजों की सोच थी। अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीय शुरू से ही असभ्य हैं, सभ्यता इनके अंदर कहीं से भी नहीं है, अंग्रेजों का मानना था। लेकिन वो बेचारे क्या जाने कि जब उन्होंने खाना खाने नहीं सीखा था उस टाइम पे भारत में हड़प्पा जैसी संस्कृति हुई, सिंधु घाटी जैसी संस्कृति हुई, वैदिक सभ्यता आया, अशोक जैसे राजा आए। भाषाविद किसे कहा जाता है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है उसे भाषाविद कहते हैं। भाषाविद का अर्थ है कई भाषाओं का जानकार। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे? किसके लिए? मान्यताओं को, रीति रिवाजों को चेंज करने के लिए। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अब अंग्रेज ये सोच रहे थे कि अगर भारतीय जनता को अपने लायक, अपने जैसा बनाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों के हित में काम करे, तो कैसे बदलाव लाए जाएं? कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि यहाँ की जनता अंग्रेजों के हित में काम करे, कुल मिलाकर सभ्य बने। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? अंग्रेजों का दृष्टिकोण क्या था शिक्षा को देखने का? अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था शिक्षा को देखने का वह था, आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। अंग्रेजों की सोच क्या थी? ये देख रहे एक पेन चलाते हुए और आदमी को पढ़ते हुए, ये हमारे इंग्लैंडियन साहब हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक रहे होंगे या ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर रहे होंगे। नौकर ही मानो, नौकर ही ठीक है। और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। सभ्य बनाने के टाइम पीरियड में भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही, भारतीयों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, ठीक है, या अंग्रेजों का विचार क्या रहा इस पे, इस बारे में हम देखेंगे। प्राच्यवाद की परंपरा। किसकी परंपरा? प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए।
उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। विलियम जोन्स जब भारत आए थे 1783 में, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद यानी कई भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। ये इतने पढ़ने में अच्छे इंसान थे कि कई भाषाओं को सीखने के बाद जब ये भारत आए तो भारत में इन्होंने क्या सीखा? संस्कृत विद्वानों से संस्कृत को सीखना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। बहुत सारे अंग्रेज जो अफसर थे वह भी चाहते थे भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हालेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। ये एशियाटिक रिसर्च नाम शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। कौन? जोन्स और कोलब्रुक जो थे वो भारत की और पश्चिम की जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उनके प्रति आदर भाव रखते थे, उनका सम्मान करते थे। कौन? जोन्स और कोलब्रुक। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। ये मानते थे कि अगर भारत को समझना है तो प्राचीन काल में जो पवित्र ग्रंथ और कानूनी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको खोजो, समझो और पढ़ो। इससे भारत के बारे में आप बहुत कुछ जान पाएंगे। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। मतलब हिंदू और मुस्लिम को आपको अगर समझना है तो आपको इनके कानूनी किताबों को पढ़ना होगा और समझना होगा, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। ये भारत के भावी विकास के बारे में सोच रहे थे। देखिए, इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। मतलब जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही इस खोज में, भारतीय किताबों की खोज में, प्राचीन ग्रंथों की खोज में आगे बढ़े। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत का दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक किसे माना गया है? तो जोन्स और कोलब्रुक को। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को
प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए, यानी दोनों को, हिंदू और मुसलमान दोनों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिससे वे आदर और महत्व देते हैं। मतलब हिंदू और मुस्लिमों को सिर्फ वही पढ़ाया जाए जिससे वो पहले से ही उसको जानते हैं, जिससे वो जल्दी सीख जाए। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए, मतलब ऐसे विषयों की शिक्षा ना दी जाए जो जानते ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपना प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। आप जानते हैं कि मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा वह स्थान होता है जहाँ सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्था हो सकता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वॉरेन हॉस्टिंग का स्मारक है। रिसर्च बेस्ड मार्क कोर्ट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में ये स्थित है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। जहां आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हॉस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हॉस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझने और वर्नाकुल का नाम देते। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे। वे प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हॉस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। उनका विश्वास था कि जहां प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार बनने देगी। ठीक है, जो वॉरेन हॉस्टिंग थे, उन्होंने कलकत्ता मदरसे की क्या की थी? पहल की थी। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। ठीक है, वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश के शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के अटू आलोचक भी थे। प्राच्यवादियों के बहुत सारे ऐसे अंग्रेज अफसर थे जो प्राच्यवादियों के आलोचक भी रहे हैं। वर्ड को समझते हैं, प्राच्यवादी किसे कहा जाता है? तब से आप सुनते आ रहे हैं प्राच्यवादी प्राच्यवादी। तो प्राच्यवादी शब्द का अर्थ है एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। मुंशी किसे कहा जाता था? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और जानता हो। वर्नाकुलर, इसका मतलब है वह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजों के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। पूरब की जघन्य गलतियां, पूरब की जो जघन्य गलतियां थी वो क्या थी? पूरब यानी भारत। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। प्राच्यवादी दृष्टिकोण का मतलब आप समझ चुके होंगे, एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों की क्या करने लगे? आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा है। उनका मानना था कि यहाँ का जो ज्ञान है उसमें बहुत सारे क्या हैं? त्रुटि हैं, बहुत सारी गलतियां हैं और अवैज्ञानिक है, कोई वैज्ञानिक तत्व इसमें उपस्थित नहीं है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी
कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। जब त्रुटियां ही इतनी हैं तो खर्च करके क्या फ़ायदा, ये कहना था अंग्रेजों का। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे। जेम्स मिल का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने भारतवासियों को, प्राचीन भारतवासियों को सपेरा बोला, बीन बजाने वाला बोला था। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। मतलब ये जेम्स मिल का मानना था कि ऐसी कोई शिक्षा ना दी जाए जो जनता चाहती हो। शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे उसका उपयोग किया जा सके और वो व्यवहार में उतर सके। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाने चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन, मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मैकाले का यह मानना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना यानी एक बॉक्स भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यानी भारत ने जितने भी देसी साहित्य लिखे हैं वो अंग्रेजों के एक डब्बे के बराबर है कि एक डब्बे में जितनी किताबें रखी जा सकती हैं। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जेम्स मिल का मानना था कि सरकारी पैसों को खराब नहीं करना चाहिए प्राच्यवादी शिक्षा पर, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में वे विकास से अवगत हो पाएंगे। मैकाले का मानना था कि अगर भारतीय शिक्षित हुए, भारतीयों ने अंग्रेजी सीख ली, तो वो दुनिया के साहित्य को पढ़ेंगे और इससे उनका विकास हो पाएगा। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। 1835 में शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। उस टाइम पे मैकाले रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन ना दिया जाए। मतलब प्राच्यवादी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको प्रोत्साहन ना देके अंग्रेजी संस्थाओं को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। इन संस्थाओं को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। मतलब ये बोला गया कि ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, इनको सहायता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेज पाठ्य पुस्तकें छापने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा, इसको देखने से पहले एक स्रोत देख लेते हैं। ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था। मैकाले ने एक स्रोत में यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि भारत के लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में
ना तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रुखी हैं कि अगर आप किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए, जो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच, आपने ये नाम सुना होगा, वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। यानी जो वुड डिस्पैच आया था, इसमें अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। ये किसके टाइम पीरियड पे आया था? चार्ल्स वुड के। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। अंग्रेज ये मानते थे कि अगर भारतीय इंग्लिश सीख जाते हैं, अंग्रेजी सीख जाते हैं, तो उनको मदद मिलेगी यूरोपीय शिक्षा को समझने के लिए, वाणिज्य के लिए, व्यापार में लाभ कमाने के लिए, और देश का विकास कैसे किया जाए, संसाधनों के विकास को कैसे समझा जाए, उसमें इनको लाभ प्राप्त होगा। तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। कहाँ तक सोच कर रहे भैया? अंग्रेजी सिखाओ, अपना सामान बेच दो। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। क्या बात है! अंग्रेजी सीखने से नैतिक चरित्र का क्या होगा? निर्माण होगा भारतीय में। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। यानी अंग्रेजी सिखाने का सीधा सीधा मकसद एक था कि आओ हमारे यहाँ नौकरी करो, हमारे नौकर बन के रहो, हमारे भरोसेमंद आदमी बन के रहो। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 में नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे। स्रोत 2 देखते हैं। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क दिया गया है। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोप ज्ञान का प्रसार करना है। ये फिगर आप देख सकते हैं 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय का है। ये बम्बई विश्वविद्यालय 19वीं शताब्दी में जो बनाया गया था उसका चित्र है। ठीक है। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। अब ये ईसाई कहते हैं भैया आप अंग्रेजी सिखा रहे हो, ईसाई की शिक्षा दो,
क्योंकि ज़्यादातर ये लोग सभ्य कब बनेंगे, जब ये ईसाई धर्म सीखेंगे, ईसाई धर्म में कन्वर्ट होंगे। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सोरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना की थी। सेरामपुर मिशन की स्थापना किसने की थी? स्कॉटलैंड के विलियम केरे ने। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज, ये सेरामपुर कॉलेज है, कलकत्ता में स्थित है। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनका आखिर क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों ने पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? ये ग्रामीण पाठशाला थी जिसमें बच्चे बाहर बैठ के स्लेट पे पढ़ते थे लेके। विलियम एडम की रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। जो पाठशालाएं थीं वो या तो स्थानीय समुदायों ने खोला था या गुरुओं ने। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबों नहीं थीं, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं होते, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब जितनी चीज़ें आप आज की आधुनिक स्कूल में देखते हैं, मॉडर्न स्कूल में देखते हैं, उनमें से कोई भी शिक्षा, कोई भी बात उस टाइम के पाठशाला में देखने के लिए नहीं मिलती, पाठशालाओं में देखने के लिए नहीं मिलती। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थीं, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, कई सारी पाठशालाएं तो घर के अंदर चलती, कई सारे पाठशालाएं घर के बाहर आंगन में बैठा दिया जाता, कई सारी पाठशालाओं में तो गुरु खुद ही पढ़ाते थे। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती, ये नहीं कि फिक्स कर दिया जितनी माँ बाप की आमदनी उतनी फीस। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती। शिक्षा मौखिक थी, लिखावट की व्यवस्था नहीं थी। और क्या पढ़ना था यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में ही नहीं बैठाया जाता, सभी एक जगह एक साथ बैठते।
अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग की बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा चालू हो जाती। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या नए नियम। नई दिनचर्या नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया, क्योंकि कंपनी उच्च शिक्षा की तरफ देख रही थी और स्थानीय पाठशाला छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नए निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और व्यवस्थित करना चाहती थी। पाठशालाओं को नए नियमों के द्वारा, निरीक्षणों के द्वारा क्या करना चाहती थी? व्यवस्थित करना चाह रही थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया जाता। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तैयार करने जाएगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षाओं में आएं तथा तय सीटों पर बैठें और अनुशासन के नियम का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियम के से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ गए। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था, इन गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती। नई व्यवस्था के अनुसार की मांग की गई कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या है, इसको देख रहे हैं। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। केवल अंग्रेज अफसर। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रचार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित होकर कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिम शिक्षा का भारत आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में अध्याय 9 में हम देखेंगे। यह अध्याय 8 है, नेक्स्ट अध्याय में इसे देखेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिम शिक्षा के विरुद्ध थे। बहुत सारे जो भारतीय थे वो अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध थे। इसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग में थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। वो क्या कहते थे?
अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, इस शिक्षा में जहर भरा हुआ है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने ही आदमी से आपको अलग कर रहा है और आपको क्या बना रहा है, गुलाम बना रहा है। यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। किसने? अंग्रेजी शिक्षा ने। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाला हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने नहीं रहना चाहते। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पे क्या बना दिया था? अजनबी। किसका मानना था ये? महात्मा गांधी का। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों ने भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। जो पश्चिम की शिक्षा है वो मौखिक ज्ञान नहीं देगी, केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उनमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। आज भी यही हो रहा है। सिर्फ हम रटे जा रहे हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, कोई व्यवहारिकता इस ज्ञान से नहीं आ रही। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होते हैं। ये गांधी का तर्क बहुत शानदार है, जिसे आप अपने निबंध में यूज़ कर सकते हैं कि शिक्षा का क्या उपयोग होना चाहिए। इस तर्क को कहीं आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लीजिएगा। एक स्रोत है, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा, यानी प्रैक्टिकल कराया जाएगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी बच्चों के साथ शुरू से ही प्रयोगशालाएं की जाएं, लैब में ले जाया जाए, सिखाया जाए। पढ़ाने से ज़्यादा उनको सिखाने पर जोर दिया जाए। ये किनका मानना था? महात्मा गांधी का। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन, यूपीएससी ने 2024 में ही पूछा था इसके बारे में।
ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये टैगोर का माहौल है, शिक्षा का माहौल चल रहा है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना है। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो जानते हैं? नहीं जानते तो अब जान जाइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता। कलकत्ता के अपने स्कूल में स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करे। मतलब टैगोर मानते थे कि एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को समझे, उनके अंदर उत्सुकता जगाए, सीखने के लिए एक भावना को विकसित करे, जानने को ये विकसित करे। ठीक है, और वर्तमान स्कूल बच्चों को रचनाशील बनाने और स्वाभाविक गुण को मार रहे हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामले में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक फर्क भी था। वो फर्क क्या था? गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। गांधी जी कट्टर आलोचक थे पश्चिमी प्रौद्योगिकी के। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन यह तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी अभी तक जारी है। कोयम्बटूर में एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का आरंभ है ये, ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ में। एक अन्य तथ्य है जो एनसीईआरटी अपने हर चैप्टर के लास्ट में देती है, वह है सभ्य करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या ईसाई द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने चालू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। टॉमस आर्नल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या 2000 साल पुरानी ग्रीक, रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था,
मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते हैं। आर्नल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है। यानी बच्चों को सभ्य बनने के लिए मालूम होना चाहिए कि समाज में गलत क्या है और सही क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। शिक्षा, खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों, उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनका उत्तर आपको इस चैप्टर को पढ़ के एक बार दो बार रिवीजन करके देना है। ठीक है, और सही गलत का चयन करना है और जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर को आपको 100 वर्ड में आपको लिखना है और देखना है कि आप इस पर 100 वर्ड में भी आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं। तो इसी के साथ ये जो 8वां चैप्टर है ये समाप्त होता है। अंग्रेजी शासन के टाइम पे विद्यार्थियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आप पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। जो आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।